आप सभी दर्शकों का स्वागत है लोकस्वर पर। मैं हूं आपके साथ दिलीप चंदवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आरपीएफ जवान ने की साथी की हत्या, रायगढ़ पोस्ट में सनसनीखेज वारदात। रेलवे कॉलोनी के पुराने रहवासी सर्वे सूची में गायब, एसआईआर पर आपत्ति। गिट्टी की कीमतों में अचानक आया उछाल, सप्लायर हैरान, निर्माण की लागत बढ़ी। और दिव्यांग दिवस पर हुए कार्यक्रम, इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल पाकर खिले चेहरे। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। रायगढ़ में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट के भीतर ड्यूटी के दौरान एक जवान ने अपने साथी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि तड़के करीब 4 बजे किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि हेड कांस्टेबल एस लादेर ने प्रधान आरक्षक पी के मिश्रा पर सर्विस पिस्टल से 4 राउंड फायर कर दिए। घटना के बाद पूरे आरपीएफ महकमे में हड़कंप मच गया है। रायगढ़ रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट में बुधवार तड़के मौत की चीख गूंजी, जहां रात की ड्यूटी पर तैनात 2 बैचमेट जवानों के बीच विवाद हुआ, जिसका अंजाम भयावह हत्या में बदल गया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी हेड कांस्टेबल एस लादेर, जो जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला है, उसने अपनी सर्विस पिस्तौल से साथी पी के मिश्रा के सिर पर 4 राउंड फायर कर दिए। गोली लगते ही पी के मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों जवान 2001 बैच के थे, एक साथ ट्रेनिंग की और एक ही पोस्टिंग में रात की शिफ्ट में ड्यूटी पर तैनात थे। मृतक पी के मिश्रा मूल रूप से रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और करीब 3.5 साल पहले अनूपपुर से रायगढ़ ट्रांसफ़र होकर आए थे। वे परिवार के साथ रायगढ़ में रहते थे। वहीं आरोपी एस लादेर भी अपने पत्नी और एक बच्चे के साथ रायगढ़ में ही रह रहा था। बताया जा रहा है कि रात में पी के मिश्रा रायगढ़ से किरोड़ीमल तक पेट्रोलिंग पर थे और कार्य पूरा कर तड़के लगभग 4 बजे वापस पोस्ट पहुंचे। उस दौरान एस लादेर टेलीफोन अटेंडेंट ड्यूटी में था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। विवाद कुछ ही मिनटों में इतना बढ़ गया कि एस लादेर उत्तेजित होकर थाने में रखी पिस्तौल उठाकर मिश्रा पर एक के बाद एक 4 गोलियां दाग दी। घटना से थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई। कुछ ही देर में वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल आरपीएफ पोस्ट को सील कर दिया गया है। किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। घटना के बाद बिलासपुर से आईजी मुनव्वर खुर्शीद रायगढ़ पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी है। गोली के निशान, पिस्तौल की सील, आरोपी की सर्विस वेपन की स्थिति, सबकी बारीकी से जांच की जा रही है। उधर मृतक पी के मिश्रा की पत्नी भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल है। घटना को लेकर सहायक सुरक्षा आयुक्त सैयद निहाल हसन ने भी कहा कि अभी विवाद की वजह साफ नहीं है। पूछताछ जारी है और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि घटना की असली वजह क्या थी। विवाद का भी उतना क्लियर कट अभी नहीं पता चला। हम लोग बातचीत किए थे, उससे कुछ एकदम हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि किस वजह से घटना हुआ है। कितना राउंड में फायरिंग हुआ होगा? कुछ राउंड का 4 पता चल रहा है। कहाँ गोली मारी सर? ये ऊपर पे पड़ा है। सर कितने बजे के आसपास की घटना है? ये मुझे लगता है 4 बजे के आसपास। सवेरे 4 बजे। सर क्या कुछ मतलब क्या पुराना कुछ विवाद समझ में नहीं, ये विवाद नहीं है। उन लोग जो मैं बात किया हूँ या हम लोग जो भी बात किए हैं उससे पता नहीं चला कुछ इस तरह की विवाद नहीं। ये मामला आरपीएफ के अंदरूनी तनाव और ड्यूटी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल खड़े करता है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर वो कौन सा पल था जिसने 2 साथी जवानों के बीच इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। फिलहाल आरोपी हिरासत में है और पोस्ट को सील कर जांच जारी है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। और इधर बिलासपुर पेंड्रा रोड की केंदा घाटी में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा टल गया। मरवाही से बिलासपुर आ रही दीप ट्रेवल्स की यात्री बस खतरनाक मोड़ पर बेकाबू होकर कंक्रीट वॉल से जा टकराई और पलटते हुए सड़क किनारे पेड़ पर अटक गई। बस के ठीक बगल में लगभग 40 फीट गहरी खाई थी, जिससे यात्रियों की जान पर बन सकती थी, लेकिन पेड़ के कारण बस खाई में नहीं गिरी।
हादसे के वक्त बस में 31 यात्री सवार थे। हादसे में ग्राम केंदा सेमरी निवासी 20 वर्षीय यशपाल कंवर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 5 अन्य यात्री भी घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। लोगों की जान जोखिम में डालकर ड्राइवर बस से कूदकर फरार हो गया। यात्रियों ने एक दूसरे की मदद से किसी तरह बस से बाहर निकलकर पुलिस को सूचना दी। डायल 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया। फिलहाल कोटा थाना अंतर्गत बेलगैना चौकी पुलिस हादसे की जांच में जुटी है। पारिवारिक विवाद के दौरान चाकूबाजी की घटना सामने आई है। घटना में एक युवक घायल हो गया। मामला घरेलू झगड़े के दौरान अचानक बढ़े तनाव से जुड़ा बताया जा रहा है। घायल युवक ने बताया कि झगड़ा उसके ही छोटे भाई के साथ हुआ था। विवाद के बीच बचाव करने की कोशिश में उस पर चाकू से हमला हो गया। युवक का कहना है कि उसका भाई नशे की हालत में था, जिसके चलते स्थिति अचानक बिगड़ गई। घायल युवक ने बताया कि उसका नाम अमित है। चाकू छोटे भाई सुबह नियादम के हाथ से लगा। घटना के बाद परिजन घायल को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सिम्स में उसका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और घटना स्थल से जुड़े तथ्यों को खंगाल रही है। शुरुआती जांच में ये मामला पारिवारिक विवाद और नशे की हालत में हुए झगड़े से जुड़ा मालूम पड़ता है। रेलवे न्यू लोको कॉलोनी वार्ड नंबर 70 त्रिपुर सुंदरी क्षेत्र में सरकारी सर्वे और फॉर्म भराने को लेकर भारी अव्यवस्था सामने आई है। जिन पुराने मकानधारियों की झोपड़ियां टूटी, जिन्होंने सालों पहले क्वार्टर छोड़ा, उनके नाम सूची से गायब है। लेकिन हैरानी यह है कि जो नए लोग हाल ही में आए हैं, उनके नाम सूची में शामिल कर दिए गए हैं। लोग कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं और जिम्मेदार बीएलओ और सुपरवाइजर दोनों ही मौके से नदारद हैं। शहर का वार्ड 70 रेलवे न्यू लोको कॉलोनी में इस समय परेशानी का आलम है। जिनके घर टूटे, उनका नाम फॉर्म सूची में दिखाई ही नहीं दे रहा। लोग रोज़ी मजदूरी छोड़कर सुबह से शाम तक कैंप में लाइन लगा रहे हैं, लेकिन नाम है कि सूचियों से गायब है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अभी हाल के दिनों में रहने आए, उनके नाम आसानी से सूची में डाल दिए गए हैं, जिससे पूरा मामला शक के घेरे में है। लोगों का कहना है कि कई दिन हुए घुमा रहे हैं। कोई कहता है आज जाना, कोई कहता है कल। बीएलओ आते ही नहीं। सुपरवाइज़र प्रभात शर्मा और पार्षद श्रीनु राव को खुद देखना चाहिए, पर दोनों को कोई खबर ही नहीं। एक महिला ने तो कहा जब वोट मांगने की बात आती है तब पार्षद घर घर पहुंच जाते हैं, लेकिन आज 8 दिन हो गए कैंप में वो दिखे तक नहीं। बीएलओ की गैर मौजूदगी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। कुछ लोगों ने बताया कि बीएलओ रोज़ फील्ड में होने का बहाना बनाते हैं। कभी कहते हैं टीकाकरण है, कभी पोषण आहार बांट रहे हैं, कभी किसी और ड्यूटी में लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब कलेक्टर ने घर घर सर्वे करने के निर्देश दिए हैं तो वे कैंप में मौजूद क्यों नहीं हैं? 4 दिन हो गए मोला बोला आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढेकाना नहीं है। जब बोला थे कोई टाइम में आते, कोई टाइम में नहीं आता हुआ। ककरो पास कुछ है, ककरो पास कुछ नहीं है। काम धाम ला छोड़ के आतन भैया यहाँ बैठे थोड़े रही वो ले बता क्या करेंगे? हाँ वही तो बोला था, क्या करबो बता। दुनिया भर के लन फन करा थे, क्या करबो ले बताते ही। लोगों का कहना है वे मजदूरी छोड़ पेट काट कर आते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं। कागज़ जिनके पास है वो भाग रहे हैं। सुपरवाइज़र प्रभात शर्मा का पता नहीं, पार्षद गायब, बीएलओ नदारद, तो हम किसके पास जाएं? एक बुजुर्ग ने रोष में कहा 2003 से हम यहीं रह रहे हैं, फिर भी नाम नहीं दिख रहा। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक कैंप में बीएलओ और सुपरवाइज़र को बैठना चाहिए, लेकिन कुर्सियां तो हैं पर अफसर नहीं, जिससे लोगों की नाराज़गी लगातार बढ़ रही है और वार्ड 70 का पूरा रेलवे क्षेत्र परेशान है। कोई नहीं है, अभी अभी आए हुए हैं इन लोग, है ना, जबकि इनका ड्यूटी 9 बजे से लग जाने का है ना। 9 बजे से 4 बजे तक कम से कम बैठ के वर्किंग करना चाहिए, है ना। कोई वो नहीं, ठीक है, आ रहे हैं, कहाँ पर है क्या है कुछ पता नहीं। जबकि वो सरकार क्या बोल रहा है 2003 का मांग रहा है, तो 2003 से लेके 2005 तक तो यही थे, 5-6 तक यही थे भैया। हम तो यहाँ तो 80 से पूरा है यही करने, उसके बाद भी बोले कुछ नहीं है। वार्ड 70 में फॉर्म और सर्वे प्रक्रिया की यह लापरवाही सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि गरीब और बेघर परिवारों की परेशानियों के प्रति एक गंभीर उदासीनता का उदाहरण है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सुपरवाइज़र प्रभात शर्मा,
पार्षद श्रीनु राव और संबंधित विभाग तुरंत कार्रवाई करे ताकि जिनके घर टूटे हैं उन्हें उनका वैध हक मिल सके। लोकसभा के लिए मयंक सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ने एसआईआर की तारीख बढ़ा दी है। मतदाता सूची में सुधार और अपडेट का मौका 11 दिसंबर तक मिलेगा। इस फैसले से नागरिकों और प्रशासन दोनों को बड़ी राहत मिली है। पहले इसकी अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है। इससे उन सभी लोगों को राहत मिली है जिनके आवेदन लंबित हैं या दस्तावेज अधूरे थे। जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि अब तक करीब 85% काम पूरा हो चुका है। बचत का जो है 15% काम को जो है नई समय सीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए एसडीएम, तहसीलदारों और बीएलओ को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। जिन इलाकों में आवेदन ज्यादा लंबित है वहां अतिरिक्त टीमें तैनात की गई है ताकि सत्यापन और दस्तावेज सुधार तेजी से हो सके। तो 11 दिसंबर तक आप भी अपने दस्तावेज ठीक करवा सकते हैं या नया नाम जुड़वा सकते हैं। आपकी एक छोटी सी पहल लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। हमारे जिले का काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा था और अभी 1 हफ्ता बढ़ा है, तो इससे कुछ जगह जहां बूथ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड होता, अब वो रिलैक्स होकर के वहां पे काम करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हुए मारपीट के एक वीडियो पर तारबहार पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है। वीडियो में साईं मंदिर रेलवे स्टेशन के पास 2 युवक एक अन्य युवक के साथ मारपीट करते दिख रहे थे। वीडियो सामने आते ही तारबहार पेट्रोलिंग टीम हरकत में आई। टीम ने वीडियो में दिख रहे दोनों आरोपियों अयाज उर्फ अल्फाज और रवि राज की पहचान की और उन्हें मौके से ही हिरासत में लिया। दोनों को थाने लाकर पूछताछ की गई। पुलिस ने उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की है और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी वीडियो की पूरी जांच की जाएगी और ऐसी घटनाओं पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सिंडिकेट की आड़ में कीमतें बढ़ाकर मुनाफाखोरी का खेल चल रहा है। इससे बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैरान है। बाजार में मंदी, ऊपर से गिट्टी की कीमतें अचानक बढ़ने से निर्माण लागत पर खासा असर देखा जा रहा है। खदान संचालकों की लामबंदी से गिट्टी के दाम में अचानक उछाल आ गया है, जिससे एक हाईवा गिट्टी की कीमत 14,000 से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई है, जबकि ट्रैक्टर ट्राली में 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बिलासपुर के मस्तूरी से अकलतरा तक फैले क्रेशर खदानों से इसकी आपूर्ति की जाती है। बढ़े हुए दाम का असर निर्माण कार्यों पर पड़ा है, जिससे शहर के सप्लायर मंदी की मार झेल रहे हैं। निर्माण में अकलतरा की गिट्टी की मांग सबसे अधिक है। बताया जाता है इस सिंडिकेट में बिलासपुर के संचालक भी शामिल हो गए हैं, जिससे स्थानीय आपूर्ति भी महंगी हो गई है। 5 दिनों में मांग घटकर आधे से भी कम हो गई है। इससे ट्रेडिंग करने वाले दुकानदार परेशान हैं। इससे ना भी ग्राहक जो है ना टूट रहे हैं और मकान बनना कम हो गया, क्योंकि पहले जो गिट्टी आता था 14,000 रुपये में 500 फीट, अभी वो हो गया 18,000 रुपये। इसलिए जो है कस्टमर जो है 4 दुकान जो पुराना हमारे कस्टमर है वो टूट रहे हैं, क्योंकि रेट पता कर रहे हैं, ज़्यादा रेट हो गया इस नाम से। इसलिए अभी थोड़ा सा काम भी डिस्टर्ब हो गया है। हम लोग तो जो हाईवा मालिक से लेते हैं, उन लोग बता रहे हैं कि अभी जो है रेट क्रेशर से ही बढ़ा है, ऐसे करके बता रहे हैं। अभी मकान बनना थोड़ा सा कम हो गया है भैया, क्योंकि अभी गिट्टी का रेट बढ़ा हुआ है, छड़ और सीमेंट का रेट तो वही है इस तरह पुराने रेट पे जी। इससे मकान दुकान निर्माण में उपयोग होने वाला दूसरा मटेरियल भी महंगा होने की आशंका से दुकानदार चिंतित हैं। अगर ऐसा होता है तो उपभोक्ता निर्माण योजना टाल सकते हैं और डिमांड काफी घट जाएगी। दीपावली के बाद से बाजार मंदी से उबर नहीं सका है। उस पर गिट्टी के दाम 12 रुपए फीट तक बढ़ाने से पूरे चेन पर इसका असर दिखने लगा है। जानकारी लगी है कि ट्रेडर्स और क्रेशर संचालकों के बीच होने वाली बैठक में दरों को नियंत्रित करने पर बात बन सकती है। फिलहाल सरिया, सीमेंट और रेत की कीमतें स्थिर है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में रियायत देने के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने के लिए मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान लागू है, जिसके तहत ऐसे उपभोक्ताओं को अब 200 यूनिट तक 50% छूट का लाभ मिलेगा। ये लाभ 400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन को ज्यादा बेहतर बनाने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़
को बिजनेस हब बनाने जुटी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए क्षेत्र में सुधार और रोजगार को बढ़ावा देने का फैसला लिया है। इसके लिए विधेयक में संशोधन किया जाएगा। तिफरा के अंधमूक बधिर उच्चतर माध्यमिक शाला में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर उन्हें सम्मानित किया। मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, बैसाखी, छड़ी, कैलिपर्स भी प्रदान किया गया। दिव्यांगों ने मंच पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांग और परिजन उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर बुधवार को तिफरा के अंधमूक बधिर शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार और दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें 13 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल, बैसाखी, छड़ी और सैकड़ों सहायक उपकरण प्रदान किए गए। दिव्यांग होने के बाद आयोजित क्रिकेट जैसे खेल में अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर दिव्यांगों ने गायन, वादन और नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। देखिए, आज पूरा विश्व में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके जो शासन की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा के साथ साथ सहायक उपकरण और विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, ताकि हमारे दिव्यांग साथी समाज के मुख्य धारा के साथ साथ एक लोगों में भी उनके प्रति सम्मान व सकारात्मक वातावरण निर्मित हो सके। क्या इस बार हमने पहली बार प्रयास किया है कि हर बार से थोड़ा भिन्न हो, तो इस बार हम लोगों ने क्या किया, जैसे हमारे भारतीय महिला में दृष्टिबाधितों की बालिका टीम है वो वर्ल्ड कप जीती है, उसी प्रकार से आज हम लोग दृष्टिबाधित बालक लोग हैं उनके बीच ना क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। ये नया था और काफ़ी सक्सेस रही। उसके बाद जितनी भी खेल प्रतियोगिता हुई, 1 तारीख को हुई, 2 तारीख को हुई, और आज सुबह से ही आप देखें सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 3 बजे से हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा और हमारे संयुक्त संचालक महोदय और पूरी समाज कल्याण की टीम सभी संस्थाओं को एक साथ लेकर दिव्यांगजनों के लिए हमेशा मतलब पूरे 12 महीने काम करने के लिए संकल्पित है। इससे पहले जिले के अंधमूक बधिर केंद्रों में खेल कूद और विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनमें जो श्रेष्ठ प्रतिभागी थे उनका भी सम्मान किया गया। इस मौके पर दूर दराज से आने वाले दिव्यांगों और परिजनों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन परिजनों के साथ मौजूद थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। द्रोणा नर्सिंग कॉलेज और बेस्ट स्कूल ऑफ इंडिया ने भारतीय विकलांग चेतना परिषद के साथ एक समझौता किया है। भविष्य में उसने भी परिषद के साथ मिलकर दिव्यांगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में सहभागिता निभाने का संकल्प लिया। इस मौके पर राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष विनय पाठक, साहित्यकार रमेश चंद्र श्रीवास्तव, शिक्षाविद गजेंद्र तिवारी, डायरेक्टर अशोक पांडे, समाज सेवी स्मृति जैन और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। द्रोणा नर्सिंग कॉलेज और बेस्ट स्कूल ऑफ इंडिया ने भारतीय विकलांग चेतना परिषद के साथ एक MOU किया। इसके साथ दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया। विकलांग चेतना परिषद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1 मार्च को सामूहिक विवाह और परिचय सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। 25 वर्षों से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विकलांगों को जो हाशिए पर हैं उनको मुख्य धारा में लाया जाए। इस महाविद्यालय में भी आज एक पुण्य दिवस पर हम लोगों ने अनुबंध किया है और विद्यार्थियों के साथ जितने टीचर हैं और विशेष रूप से इसके जो अध्यक्ष हैं अशोक पांडे जी, उनके नेतृत्व में पूरी तरह से सहयोग और समर्थन देते हुए विकलांगों के उस समस्या को भी हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे। विश्व विकलांगता दिवस पे केवल एक ही संदेश है कि विकलांगों की जो समस्या है, जिसको कि अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद बिलासपुर द्वारा पिछले 25 वर्षों से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आज हमने अपने उद्बोधन में भी यही बात कही, बहुत अगर हम विकलांगों के प्रति रखेंगे तो हमारा ये समाज, विकलांगों का समाज और हमारा समाज एकजुट होगा, एक सार होगा और इससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद जो विगत 25 वर्षों में यह काम कर रही है और नित नए आयाम स्थापित कर रही है, साथ ही ऐसे दिव्यांगजनों को जिनको लोग हे की दृष्टि से देखते हैं, उनको मंच प्रदान किया जा रहा है
जिसके फलस्वरूप बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही सभी विभागों में, चाहे हम शासकीय विभाग की बात करें या शासकीय विभाग की बात करें, समाज में हर कोने में आज दिव्यांगजन कार्यरत हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है, इसे और भी ज़्यादा अच्छी तरह से हम समाज में उन लोगों के लिए कार्य कर पाएंगे। और मैं यही कहूँगी कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि जैसे हम हैं वैसे ही वो भी हैं, तो उनके लिए कुछ अलग से अपने विचारों को रखने की, थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बस उनको समानता का अधिकार समाज में और हर क्षेत्र में देने की कोशिश करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में दिव्यांगों के प्रति लोगों के मन में व्याप्त भेदभाव की दृष्टि को समाप्त करना है। विकलांग चेतना परिषद लगातार इस दिशा में प्रयासरत है। समारोह को अतिथियों ने प्रेरणादायी उद्बोधन से संबोधित किया। उससे पहले दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया गया। कॉलेज की छात्र छात्राओं ने अतिथियों का बैच लगाकर और बुके भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन संजू गुप्ता और आभार प्रदर्शन रमा मिश्रा ने किया। आज हमारे यहाँ अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था हमारे द्रोणा कॉलेज और द्रोणा पब्लिक स्कूल में, जिससे साथ में मिलकर हमने उनके साथ एक MOU किया है और हम ये आश्वस्त करते हैं कि हमारी शिक्षण संस्थाएं उनके साथ जुड़कर निश्चित तौर पे आगे सोशल वर्क में उनके साथ काम करेगी। कंधे से कंधा मिलाकर हमारे बच्चे समाज में, उन्होंने एक बहुत अच्छी विचारधारा आज हमारे बच्चों को बताई है कि विकलांग के प्रति आप सहानुभूति मत रखिए, समानुभूति रखिए। समारोह की अवधारणा डायरेक्टर अशोक पांडे की थी। कार्यक्रम का आयोजन उनके ही निर्देशन में संपन्न हुआ। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शाला परिवार, अभिभावक, प्राध्यापिकाएं और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। लोकस्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रामलला दर्शन योजना के तहत बुधवार को आस्था स्पेशल ट्रेन 850 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुई। केवल बिलासपुर जिले से ही 225 यात्री इस धार्मिक यात्रा में शामिल हुए हैं। स्टेशन पर सुबह से ही भक्तों की भीड़, उत्साह और दिव्यता का माहौल देखने को मिला। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और महापौर पूजा विधानी उपस्थित रहीं। तीनों जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर आस्था स्पेशल ट्रेन को रवाना किया। यात्रियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। स्टेशन परिसर में यात्रियों को तिलक, फूलमाला और प्रसाद वितरण के साथ रवाना किया गया। कई श्रद्धालु इस पल को अपने जीवन का सौभाग्य बताते हुए भावुक नजर आए। विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई रामलला दर्शन योजना हजारों परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने बताया, यात्रियों को पहले वाराणसी ले जाया जाएगा, जहां वे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद ट्रेन अयोध्या पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु भगवान श्री रामलला, रामगढ़ी, सरयू नदी तट और अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति, विशेषकर साधारण परिवार, अपने इष्ट देव के दर्शन कर सकें और ऐसी यात्रा का अनुभव प्राप्त करें। कई यात्रियों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि वे पहली बार काशी और अयोध्या दोनों जगह एक ही यात्रा में दर्शन करने जा रहे हैं। सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा, भोजन, ठहरने की व्यवस्था और पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं ने कहा कि वे इतने बड़े आयोजन का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर जय श्री राम के जयकारे गूंजते रहे और पूरा माहौल भक्ति रंग में रंगा रहा। हमारे विष्णुदेव शाह जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, और ये सेवा चलता रहे और बहुत अच्छा श्री राम जी का दर्शन करें। जय जय श्री राम। वाराणसी और अयोध्या दर्शन के बाद यह पूरा दल वापस बिलासपुर लौटेगा। मुख्यमंत्री की इस योजना से पूरे प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई ऊर्जा मिली है। लोकस्वर के लिए मयंक सिंह के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। अधिवक्ता दिवस के अवसर पर अधिवक्ताओं ने न्याय प्रक्रिया को उच्च सोपान पर ले जाने का संकल्प लिया। समाज के दलित, शोषित और जरूरतमंदों को निःशुल्क न्यायदान का भरोसा दिलाया। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी याद किया, जो देश के प्रसिद्ध अधिवक्ता भी थे। जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता दिवस के अवसर पर गरीब,
शोषित और ज़रूरतमंद लोगों को त्वरित न्याय दिलाने का वायदा दोहराया। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती भी मनाई, जो देश के सादगी पसंद प्रथम नागरिक के साथ साथ एक अधिवक्ता भी रहे। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने अपनी विधि सम्मान तर्क शैली से न्यायदान को उच्च सोपान पर ले जाने वाले पूर्व वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी याद किया। उनमें ई राघवेंद्र राव, राय साहब कृष्णानंद वर्मा, जमुना प्रसाद वर्मा, चिंतामण राव, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, निरंजन प्रसाद केशरवानी, राम गोपाल तिवारी आदि शामिल रहे। हम निर्भीक अधिवक्ताएं हैं, किसी भी केस पे हम पीछे नहीं हटते सर। किसी भी को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई आ भी जाता है पक्षकार हमारे पास, तो हम पूरा दम खम लगा देते हैं सर उनके पीछे में। आज हम लोग ये संकल्प ले रहे हैं और ये संकल्प हम लोगों ने पहले भी लिया है और काम उनके आदेशों के अनुसार, निर्देशों के अनुसार करते हैं। आज हम ये संकल्प ले रहे हैं कि हम हर वर्षों की तरह जो वंचित हैं, जो न्याय से वंचित रह गए हैं, किसी कारण से पहुंच नहीं पा रहे हैं, सही न्याय नहीं मिल पा रहा है, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए न्याय प्राप्त करने के लिए हर स्तर की लड़ाई लड़ने में उनका पूरा सहयोग देंगे। अधिवक्ता संघ, ये अधिवक्ता उनके साथ रहेंगे। विधि व्यवसाय के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में लड़कियां आगे आ रही हैं। वे साहस के साथ लोगों को न्याय दिलाने का गुरुतर कार्य कर रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित अधिवक्ता उपस्थित थे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चकरभाटा थाना क्षेत्र के कुआं गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक टंगिया लेकर गांव के ही मनोज कुर्रे पर हमला करने दौड़ पड़ा। बताया जा रहा है कि आरोपी लक्ष्मण जगत अचानक गुस्से में टंगिया लेकर पहुंच गया और मनोज कुर्रे पर वार करने लगा। हमले में मनोज के बाएं हाथ पर गंभीर चोट आई है, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ और त्वरित बीच बचाव करने से बड़ी अनहोनी टल गई। ग्रामीणों ने बताया कि अगर समय रहते रोकथाम न होती तो मनोज की जान जा सकती थी। घटना के बाद घायल को सीधे चकरभाटा थाने पहुंचाया और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी लक्ष्मण जगत के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।